बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो सेकंड क्लास है उस्मान सेक्शन की, तो उसका अभी चैप्टर चल रहा था कि लॉकडाउन हो गया, तो उसमें जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं तो वो मैं लास्ट लेक्चर जो होंगे उसमें वो पढ़ाऊंगा। तो 7 वाली क्लास का तो चैप्टर जो फार्माकोलॉजी का है वो कंप्लीट हो चुका था, तो लिहाजा मैं उसी को लेके आगे चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं स्टार्ट दे रहा हूँ वो है बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप बार बार बातें सुनते ही रहते हैं, ठीक है ना। ये बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है, ये बड़ा एंशिएंट टेक्नोलॉजी है। इस सदियों से टेक्नोलॉजी चलती आ रही है, लेकिन लोगों को इल्म नहीं था। तो लिहाजा जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो उसको जो है बताया एक ब्रांच का नाम दिया गया, जिसको क्या बुलाया गया, बायोटेक्नोलॉजी। लोग पहले जो है वो सिंपल अपना काम करते थे, तभी लोग जब आते थे पनीर तब भी बनाते थे, मुख्तलिफ तरह की चीजें जो है वो सिक्का भी मतलब कि आप उनका अचार भी बनाते, सारा कुछ होता था। तो उस वक्त नॉलेज नहीं था, लेकिन ये नहीं कि लोगों को पता नहीं था कि ये काम कैसे करना है, लेकिन उसका बकायदा जो है वो कोई बकायदा इल्म नहीं था कि जिसकी बेस पर हम उसको कोई नेम दे सकते कि आपका ये कौन सा इल्म है कौन सा नहीं है। किसी को ये नहीं पता था कि इसमें उस इस्तेमाल होता क्या है। इन सदियों से ये चलता आ रहा है काम, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो फिर इसे बकायदा स्टडी किया गया और बकायदा इसको नेम दिया गया बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी कोई सिंपल ब्रांच नहीं है, इसके अंदर बेशुमार किस्म की कैटेगरी क्लासिफिकेशन आती है कि ये चीज है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो ये मामला सब उसी का चलता आ रहा है। तो पहले भी आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन की होगी, उम्मीद है कि स्पेशली जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास होते हैं यूजफुल पैथोजेनिसिटी पैदा करने वाले ही जो यूजफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and their applications by different means to synthesize beneficial products for human welfare। ठीक है, साइंस की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं और फिर उनकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं, मुख्तलिफ तरह की फायदेमंद चीजें बनाने के लिए। तो ब्रांच ऑफ साइंस हमारे पास क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा इसका इंट्रोडक्शन ये सारा, ठीक है ना, ये रीडिंग वाला टॉपिक है, लेकिन फिर मैं इसमें कोई मेन बातें बता रहा हूं। तो आप लोगों का जो है मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी कोई सिंपल नहीं है, सिंपल फील्ड नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी की जो सबसे एडवांस फील्ड है, सबसे ज्यादा एडवांस, वो है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सी? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब कई टीचर्स ऐसे होंगे वो कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में कैसे आती है, ठीक है ना। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे बायोटेक्नोलॉजी में आती है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक टाइप की जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है, समझ आ रही है आपकी? जैसा मैंने बताया कि आपके बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे शोबे हैं, इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे शोबे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंसुलिन जो बनती है, ठीक है। अब कुदरती तौर पर तुम्हारी इंसुलिन में, जैसे 12 नंबर क्लासेस के अंदर ये बात बता चुका हूं कि तुम्हारे जिस्म के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी चीज
पैदा होती है, कोई भी चीज बनती है, उन सब को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए करता है। मींस द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एवरी इंस्ट्रक्शंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन डीएनए। ठीक है ना, हर तरह की इंफॉर्मेशन इसमें जो है वो मौजूद होती है, डीएनए के अंदर मौजूद होती है। और आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है। सोच करो, अब तुम्हारा इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है तुम्हारे डीएनए में होगा, क्योंकि तुम्हारा पैंक्रियास जो है वो इस प्रोटीन को या इस एंजाइम को, इस हार्मोन को पैदा करेगा। अगर उसका जीन नहीं है या उसका जीन डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो आपका इंसुलिन जो है वो या तो फॉल्टी बनेगा या फिर बनना बंद हो जाएगा। दोनों सूरतों के अंदर आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, साइंस की दुनिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के इस शोबे ने अहम किरदार अदा किया है कि हम जो है वो इंसुलिन को बनाने के लिए, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। अब बैक्टीरिया के अंदर यानी क्लासेस के अंदर में बाहर आपको बताया कि एक हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है और दूसरा हमारे पास है मॉडर्न बैक्टीरिया, जिसे यू बैक्टीरिया का नाम भी दिया जाता है। यू बैक्टीरिया इसको हम जो है एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमारे पास जब कायनात पैदा हुई तब से हमारे पास इनका आगाज था। इनमें ऑर्गेनिज्म लिमिटेड थी, मजीद एवोल्यूशन होती है तो और बैक्टीरिया एवोल्यूशन के नतीजे में आए तो उनके अंदर ऑर्गेनिज्म की तादाद इनकी निस्बत क्या होगी? ज्यादा होगी। कि अब जो मॉडर्न बैक्टीरिया के अंदर ऑर्गेनिज्म है वो इनके अंदर क्या थी? एब्सेंट थी। जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड, ये हमारे पास, आप लोगों बात आज सुनोगे कि हमारे पास, जैसे मैं बाहर बताता गया हूं कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, सिर्फ एक, कि वही क्रोमोसोम है आपस में ऐसे क्वाइल हुआ होता है और हमें ऐसे लगता है जैसे कितने सारे क्रोमोसोम है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अब तुम लोग जानते हो कि क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है डीएनए, यानी डीएनए की इमेज का या उसका जो शेल्टर प्लेस है, हाउस है, वो जिसम के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रोमोसोम, उनके अंदर ये होता है। ठीक है, अब इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कुदरत ने एक और तरह का स्ट्रक्चर भी पैदा किया है कि जिसके अंदर भी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिस तरह की डीएनए के अंदर होती है, और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर भी जेनेटिकली चीज को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, जैसे डीएनए के अंदर एबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब क्या किया जाता है कि नॉर्मल इंसुलिन के जीन होते हैं, नॉर्मल इंसान से निकाले जाते हैं और उसको दाखिल किया जाता है प्लाज्मिड के अंदर। जैसे प्लाज्मिड में दाखिल किया तो इस सूरत में जब आप ने इस जीन को, इंसुलिन के जो नॉर्मल जीन है, जब आप प्लाज्मिड के अंदर दाखिल करोगे, ठीक है ना, तो ये हमारे पास बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसी तरह, इस तरीके से वर्क करता है जिस तरह इसका क्रोमोसोम वर्क करता है। ठीक है, तो जब ये डालोगे इसके अंदर दाखिल करोगे तो ये प्लाज्मिड उसी तरीके से जो है अपने अंदर से प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के प्रोटीन हासिल कर लेते हैं। लेकिन स्पेशली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, एक इसमें कैटेगरी है, इसमें स्पेशली हम बात करते हैं, इसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं, जीन स्टडी होती है, रिपेयरिंग ऑफ जीन करती है, या रिप्लेसमेंट ऑफ जेनेटिक जीन्स होती है। ये सब इसका काम है। ठीक है, या हम जीन्स को रिमूव करते हैं, रिमूविंग ऑफ जीन,
ये सिर्फ इस ब्रांच का काम है। आगे इसके बारे में वजाहत आएगी तो उसमें जाकर इसमें करूंगा जीन की स्टडी क्या है, रिपेयरिंग कैसे करते हैं, रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, रिमूवल कैसे करते हैं, ये सारी बातें आगे भी आएंगी। ये जस्ट आपकी इंट्रोडक्शन है और इसके अंदर भी हम जो है इसके अलावा इनका भी इस्तेमाल करते हैं और इनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, ये एक एग्जांपल दी है आपके जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, जो हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसके क्लास में ऑर्गेनेल का इस्तेमाल करके उसी तरह के हम एंजाइम्स और प्रोटीन्स बनाते हैं। लगे समझ में बात किसी को? तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, ये मैं बताऊंगा आगे जाके कि आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बताई हुई बात कि आपका जो डीएनए है ये किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, उसके अंदर रेप्लिकेशन की सलाहियत है। किसकी सलाहियत है? रेप्लिकेशन की, कि वो अपने जैसा नया जीन जो है, अगर ये दो धागे ना डीएनए के डबल स्ट्रैंड होता है तो इसमें ये अलग होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो एक धागा जो है वो दूसरे जैसा धागा पैदा करेगा, हमें लगता है इसका मतलब ये है कुदरत इसके अंदर ऐसी कोई चीज रखी है, ऐसी प्रोटीन रखी है कि वो प्रोटीन का यूज करके ये खुद ब खुद अपने जैसा दूसरा स्ट्रैंड और जिस तरतीब में जीन इसके एक धागे पर होती है दूसरे के ऊपर वैसा पैदा करने की एबिलिटी रखता है। तो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो जेनेटिक्स थे उन्होंने स्टडी किया कि आखिरकार कौन सी ऐसी इसमें प्रोटीन है, कौन सी ऐसी चीज है कि जो इसको अपने जैसा नया स्ट्रैंड पैदा करने के अंदर मदद करता है। तो उसी प्रोटीन की स्टडी करके क्या किया गया, आर्टिफिशियल सिंथेसिस की गई, आपके जीन्स की या जेनेटिक जो मटेरियल है उसकी मॉडिफिकेशन की गई। मॉडिफिकेशन क्या है, इसमें आप लोगों का सारा क्लोनिंग प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है ना, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। एक क्लास में क्लोनिंग के बारे में अक्सर आपसे बात करता रहता हूँ, सारा इसके अंदर मॉडिफिकेशन आती है या आपके जो है एब्नॉर्मल जीन्स थे उनको निकाला जाता है ताकि आपके अंदर कोई फॉल्टी प्रोटीन ना पैदा हो और उसकी जगह क्या कर दिया जाता है, रिप्लेसमेंट नॉर्मल जीन्स को दाखिल किया जाता है। जैसे आपको ब्लड कैंसर है, ठीक है, आपको थैलेसीमिया है, ठीक है, आपको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पास जीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं कि एब्नॉर्मल जीन्स के लिए मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, उसकी जगह नॉर्मल जीन्स को हम दाखिल कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। एडिशन एंड रिपेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज कंसिडर्ड एज द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इट डन टू अल्टर द प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच का इस्तेमाल करते हुए हम ऑर्गेनिज्म की जो खुसूसियत है उसमें तब्दीली ला सकते हैं, दैट इज द क्लोनिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? क्लोनिंग प्रोसेस। दिस इज अ सेक्सुअल, बट जब ये अमल शुरू करवाया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्सुअल होता है और बाद में एसेक्सुअल बनता है। इसकी मैंने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आगे जाके इसके बारे में मैं गुफ्तगू करूंगा कि आखिरकार क्लोनिंग के अंदर ये सब कैसा होता है, ठीक है। The work on genetic engineering started in 1944 when it was proved that DNA carries the genetic information. जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम जो है वो 1944 के अंदर शुरू हुआ जब ये बात प्रूफ हो गई, साबित हो गई कि डीएनए के अंदर क्या मौजूद होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। साइंटिस्ट आइसोलेटेड द एंजाइम्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस। सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो वाली प्रोटीन, वो वाले एंजाइम जो डीएनए को दोबारा पैदा होने के अंदर हेल्प करते हैं, उनको सबसे पहले उन्होंने निकाला। हमें पता तो चले कि अगर कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो इसको पैदा करती है, इसको नए तरीके से जन्म देती है। एंड देन प्रिपेयर डीएनए आउटसाइड द सेल, फिर डीएनए को जो है सेल से बाहर तैयार आर्टिफिशियल तरीके से किया गया, जिसकी मैंने एग्जांपल तुम लोगों को ये इंसुलिन के लिए। In 1970s they were able to cut and paste the DNA of organism। तो साइंसदान जो है वो इस काबिल हो गए कि वो डीएनए के अंदर जीन्स को कट भी कर सकते थे और उन निकली हुई जीन्स पर वो है और नॉर्मल जीन भी दाखिल करने की एबिलिटी रखने लग गए, उनमें इस तरह की सब आ गई। In 1978 scientists prepared human insulin by inserting the insulin genes in bacteria, ठीक है। 1978 के अंदर साइंटिस्ट जो है उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन को तैयार किया बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन के नॉर्मल जीन्स रखकर। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं हुई उससे पहले एक हमारे पास बायोलॉजी की दुनिया के अंदर एक
शुगर के मर्ज से जो रहते हैं बचत उनकी रहती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे ये बायोटेक्नोलॉजी का दौर आया तो फिर ये आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन बनाने का तरीकाकार शुरू हो गया। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स वर आस्क्ड टू सिंथेसाइज बैक्टीरिया, मैंने आपको पहले बताया कि जिसमें तकरीबन जितने हार्मोन्स इस वक्त पैदा होते हैं उनमें बेशतर जो है हार्मोन्स पैदा किए जा चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। जैसे मैंने ग्राफ में बताया था कि आप लोगों के ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सिर्फ पैदा होते हैं, वो आप लोगों के जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से लिए पैदा किए गए हैं। इन 1990s द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, 1990 के अंदर इंसान का जो जीनोम है उसके डीएनए की पूरी स्टडी की, इस पर जीन कहां कहां कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला किस नंबर पर आता है। जैसे क्लास में तुम लोगों को अक्सर बताता रहता हूं कि डीएनए के ऊपर हर जीन का अपना एक खास मकाम है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो जेनेटिक्स थे उन्होंने 1990s के अंदर जो है सबसे पहले जो ह्यूमन का डीएनए है उसके अंदर जीन की जो तरतीब थी कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला काम बनाने वाली जीन कितने नंबर पर आती है। टोटल आप लोगों के 46 क्रोमोसोम्स है ना, तो हर क्रोमोसोम पे ये जीन मौजूद है, तो ये कितने नंबर पर आती है, ये कितने नंबर पर आती है, ये कितने नंबर पर आती है। तो सबसे पहले ये सारे का सारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इन्होंने लॉन्च किया था, जिसके अंदर इंसानी सेल के जितने जीन्स हैं उनकी तरतीब को दिखाया गया था। द कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश्ड इन 2002, ठीक है ना। इंसान के कितने जीन्स हैं, कितने पेयर्स उसके होते हैं, कितने पेयर्स नहीं होते, इन सब की डिटेल जो है बाद में बयान कर दी गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसकी एप्लीकेशंस के हवाले, फर्मेंटेशन के हवाले से कि फर्मेंटेशन क्या होता है। मैंने जैसे पहले बताया है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कोई एक शुबा नहीं है, ये बड़ा वसीह और अरीफ शुबा है जिसके अंदर एक हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की है और सेकंड हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन हमारे पास जो है ये होती है सेमी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। ये क्या होता है, सेमी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। यूं समझ लो कि आपके जिस्म के अंदर एक प्रोसेस चलता है ग्लाइकोलाइसिस का। कौन सा प्रोसेस चलता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in both situation. It means in presence of oxygen and in absence of oxygen. जो प्रेजेंस में होगा वो आप लोगों का कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। और जो हमारे पास एब्सेंस में होता है, दो सिचुएशन आती है, एक ये सिचुएशन और सेकंड होती है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। दोनों सूत्रों में इसकी डेफिनेशन कर सकते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन की। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दोनों सिचुएशन क्रिएट होती है, एब्सेंस या इनसफिशिएंट। इन दोनों सूत्रों के अंदर जो आप लोगों की ग्लाइकोलाइसिस होगी उसको नाम क्या दिया जाएगा, फर्मेंटेशन का। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं होती, तो लिहाजा इसमें सेमी या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। और यही हमारे पास जो प्रोसेस इन एब्सेंस या इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, इसको तुम किताबों में बोलते हो एनारोबिक। क्या बोलते हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसका सेकंड नेम हमारे पास क्या है, फर्मेंटेशन का इसे नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फर्मेंटेशन पे बहस करूंगा, ये होता है।